नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करते हो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि तैयारी तो आपकी हम करवा रहे हैं। आपको तो सिर्फ पढ़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करते जाना है। आपके 70 नंबर के अंकों की पूरी तैयारी के साथ हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए आज की हिंदी के पाँचवीं क्लास। इसके पहले की 4 क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देखिए। और इस EMRS की परीक्षा को एकदम टारगेट करते हुए ये जो बैच चलाया जा रहा है हमारा फ्री ऑफ कास्ट है, एकदम टोटल फ्री है आपके लिए। आप PDF प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप जानते हैं कि भारतीय जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की है। और जो जनरल पेपर, ये देखिए जनरल पेपर हिंदी है, उसकी भी तैयारी हम आपको करवाने वाले हैं। देखिए इसके बाद आपको जो वीडियो आने वाला है वो जनरल पेपर हिंदी के 10 अंक, जिसमें से आपको 40% अंक पाना अनिवार्य होगा। यदि आप रीजनल लैंग्वेज, जैसे आपका हिंदी और अंग्रेजी रीजनल लैंग्वेज तौर पे रखी गई है, यदि आप उसमें 40% अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपका समझिए सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि उसके बाद आप कितना भी अंक हासिल कर लीजिए, उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप उसकी भी तैयारी करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जनरल पेपर की तैयारी करते रहें। हिंदी की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। चलिए तो बताइए, आपको इसके पहले के चारों जो क्लासेस है, हमारा जो मॉक टेस्ट है 30 क्वेश्चन का 4 अपलोड हो चुका है। तो चारों आपने देखा कि नहीं देखा, उसमें आपको कैसा लगा यह हमारा प्रयास आपके लिए जो हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल एकदम सटीक हूबहू वैसा ही जैसा कि आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाला है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इतने सारे परीक्षाओं की तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना। आप निःशुल्क हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए, गुरुदक्षिणा समझ कर, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, उसके बाद फ्री में पढ़ते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। स्पेशली हिंदी के लिए क्लास है। चलिए बहुत ही अच्छी पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। वह पंक्ति है, स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं, माता की हड्डी से चिपक ठुठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। यह पंक्ति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता था, यानी राष्ट्र कवि कहे जाते थे। और आप बताइए कि यह उपाधि उन्हें किसने दी थी? रामधारी सिंह दिनकर को यह उपाधि किसने दी थी? इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, एक परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। ये सब तो आपने पढ़ा ही है, हमने आपको पढ़ाया भी है मित्रों। इसके पहले भी यदि आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट में आप हिंदी व्याकरण और साहित्य के लगभग 40 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। उन सबको भी आप सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हिंदी में वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं? तो बिल्कुल सही, इसका जवाब तो आप सही दे ही रहे हैं, गलती होगी नहीं आपसे। 2 प्रकार के होते हैं। अब कुछ मित्रों को डाउट होगा 2 कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो भाई पहला तो हो जाता है आपका स्वर। अब स्वर कितने होते हैं? स्वर हो जाते हैं आपके 11। 11 से आप अंग और आहा बच जाते हैं तो अयोग वाह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अयोग वाह। अंग और आहा को अयोग वाह कहा जाता है। तो आप समझिए कि इनको मिला करके ही 13 है। लेकिन यदि आपसे स्वर पूछा जाए तो आप 11 बताएंगे, यदि मात्रा पूछी जाए तो 10 ही बताएंगे। स्पष्ट करते चले आपको, मात्रा 10 क्यों होगा? क्योंकि जो आपको छोटा आ आप लिखते हो, इसकी कोई मात्रा थोड़ी है, सिर्फ आ है ना। बाकी ये जो आप लिखते हो बड़ा आ जिसको लिखते हैं, इसमें आ की मात्रा इसको बोलते हैं। इसी तरह आप काउंट करेंगे तो आपको मात्राएं 10 मिलेंगी, स्वर 11 हैं और 2 अयोगवा हैं। तो मैं आपको यहाँ पर प्रकार के बारे में बता रही थी कि हिंदी में वर्ड कितने प्रकार के, 2 प्रकार का। पहला स्वर हो गया और दूसरा आपका हो जाता है व्यंजन। व्यंजन देखिए व्यंजन हो जाता है, तो व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक आपका व्यंजन कहलाता है। का से ज्ञा तक हो जाएगा व्यंजन। तो इस तरीके से आपके वर्ड को बांटा गया 2 भागों में, स्वर और व्यंजन में। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, हिंदी कौन सी भाषा है?
कौन सी भाषा है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, आप उसको देखकर विचार करिए। संयोगात्मक है, रचनात्मक है, वियोगात्मक है या फिर उपरोक्त सभी है। भाई उपरोक्त सभी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से कोई एक ही होगा। तो मित्रों आप जानिए कि हिंदी आपकी जो है वो वियोगात्मक भाषा है, वियोगात्मक। और संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक कैसे है, इसमें आपको कर और रहा है दोनों अलग अलग लिखना पड़ेगा, जबकि संस्कृत में आप देखते हैं मिलाकर लिख दिया जाता है, तो इसलिए संस्कृत संयोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है आपकी वो वियोगात्मक भाषा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इस देखिए ऊपर इसलिए हमने पूरी व्याख्या नहीं की थी क्योंकि हमें पता था कि आगे प्रश्न आने वाला है, तो आपको पूरी तरह से हम समझा पाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, 5 प्रकार, 8 प्रकार या फिर 3 प्रकार। जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 प्रकार। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व को जिसे आप लघु स्वर या छोटा कह देते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है दीर्घ स्वर, दीर्घ। उसके बाद आपका लास्ट का हो जाता है प्लुत। तब आप देखे चलिए, ये जो छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ये ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर में आपका आ जाएगा, ई आ जाएगा ना, ये हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर। इसकी जो विस्तृत क्लास आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसका स्पष्ट किया, जाकर देखिए। इस प्रश्न का जो जवाब सही होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब आप बताइए प्रकम्पित व्यंजन किसे कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, प्रकम्पित, प्रकम्पित यानी कि कांपने वाला व्यंजन। भाई ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा कांप उठती है। स्पष्ट तौर पर देख रहा है क्या, ला है, या है या फिर शा है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या, रा है। रा का जब आप उच्चारण करते हैं रा बोलिए तो आपके जिह्वा के अग्रभाग में कंपन होता है, इसलिए इसे प्रकंपित कहा जाता है। और आप देखेंगे यहाँ पर या को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्षा आपका जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर से ए सही होने वाला है। यहाँ पर प्रकंपित व्यंजन किसे कहा जाता है, तो प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है रा को। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है यहाँ पर। वर्णों के मेल से, यानी जो वर्ण हैं, वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। क्या संयुक्त व्यंजन कह देंगे आप, समास कह देंगे, या फिर संधि कहेंगे, या फिर उक्त सभी कह देंगे। उक्त सभी को हम पहले कैंसिल कर देते हैं, व्यंजन बिल्कुल नहीं कहेंगे, समास भी नहीं कहेंगे, तो कहेंगे क्या इसको, इसको हम कह देंगे संधि। यानी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। पहला आपका हो जाता है स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहा जाता है। फिर आ जाएगा आपका व्यंजन संधि, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल या व्यंजन से स्वर का मेल क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग संधि, ये देखिए विसर्ग, इस तरह से आपके मुख्य 3 प्रकार की संधि होती हैं। स्वर में भी कई प्रकार की संधियां हैं। तो अभी आप देख रहे हैं वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, आपको तो आता ही होगा इतना। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। जी हाँ मित्रों, आपको बताना है प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। 5 भेद हैं, 4 भेद हैं, 2 भेद हैं या फिर 7 भेद हैं। तो मित्रों प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 2 भेद कौन कौन से हैं, पहला आपका हो जाएगा सकर्मक, यानी जिसमें कर्म के साथ आए क्रिया सकर्मक। दूसरा हो जाएगा आपका अकर्मक, यानी जिसमें बिना कर्म के आ जाए क्रिया, उसे कहेंगे अकर्मक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब बताइए दीप्ति बहुत बुद्धिमान लड़की है। कैसी है, बहुत बुद्धिमान लड़की है। वाक्य में प्रविशेषण की पहचान करना है आपको। प्रविशेषण आप जानते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इस आधार पर आप यहाँ देखिए, ये बुद्धिमान क्या है, बुद्धिमान जो है लड़की शब्द की विशेषता बता रहा है। लड़की क्या है, नाउन है, तो इसकी विशेषता बुद्धिमान बता रहा है। और बुद्धिमान की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा आपका प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। परीक्षा तो आप चुटकी में हल कर लेंगे,
लेकिन ध्यान लगाकर मन से आपको पढ़ना होगा, सारे क्लासेस को देखना होगा। तो आप देखते रहिए। सीता खाना बनाती है, क्या करती है? खाना बनाती है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना। कारक के बारे हमने बताया था। कारक जो चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करर से, अपादान के, संप्रदान का को, संबंध का के, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, एकदम पूरा रट डालिए इसको। तो कर्ता कारक है, ये कर्म कारक है, या फिर करण कारक या अधिकरण कारक है। तो आप जानते हैं यहाँ पर कर्म तो है नहीं, कोई करण भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है ना, कोई आधार नहीं है इसका, और कर्म किसी प्रकार का नहीं। खाना बना रहे हैं, यानी क्रिया हो रहा है। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? कर्ता के द्वारा की जा रही है। कर्ता कौन है? सीता। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होने के कारण यह कर्ता कारक कहलाता है। जहाँ पर जिसकी प्रधानता होती है उसी का वह कारक बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कर्ता कारक। सीता खाना बनाती है वाक्य में कर्ता कारक है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद आपको बताना है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। जी हाँ मित्रों, पदों की प्रधानता आप यदि सिंपल तरीके से पूछा जाए समास के कितने प्रकार हैं तो आप 6 बता सकते हैं, लेकिन यदि पदों की प्रधानता के आधार पर आपसे पूछा जाए तब आप 4 ही बताएंगे। 4 क्यों? क्योंकि देखिए आपका पहला समास आपका अव्ययी भाव हो जाएगा, ये अव्ययी भाव। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष, ये देखिए। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि बहुव्रीहि के बाद आपका चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व। लेकिन आपका जो बच जाता है कर्मधारय और दिगु, ये कर्मधारय और दिगु को तत्पुरुष का ही रूप माना जाता है, इसलिए यह जो है पद की प्रधानता के आधार पर ये दोनों ही समासों की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि तत्पुरुष के भेद कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब आप बताइए पदबंध क्या है? पदबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध के प्रकार बताने से पहले आप जानिए कि प्रकार कहते किसे, ये होता क्या है। तो आपके जो डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो डॉक्टर हरदेव बाहरी को तो आप जानते ही हैं। हरदेव बाहरी जी ने क्या लिखा है, सबसे पहले आप उनका एक उदाहरण देखिए, परिभाषा देखिए। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। ठीक है, यह उनका मेन कोटेशन या फिर परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरे ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। शब्द भेदों की तरह इसके 8 प्रकार माने गए हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि पदबंध का जो शब्द क्रम होता है वह निश्चित प्रकार से होता है। अब पदबंध के आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। पदबंध के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आप देखिए संज्ञा पदबंध हो गया, विशेषण पदबंध हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया, उसके अलावा आपका हो जाता है क्रिया पदबंध, फिर क्रिया विशेषण पदबंध। ये सारे जो है पदबंध हैं। तो आप इसी यानी जो कोई एक, जैसे आप राम ले लिए, राम क्या है? एक अलग से पद है, लेकिन जब किसी वाक्य में जुड़ गया तो ये वाक्य का अंग बन जाता है। स्पष्ट हुआ होगा आपको। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। जी हाँ मित्रों, बताना है आपको। गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है, प्रत्ययबोधक है। तो यह क्या बता रहा है? दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब क्या बता रहे हैं? सब क्रम ही तो बता रहे हैं। तो आपको करना क्या है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको तुरंत बता देना है कि क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साकेत की कथा की मुख्य संबंध, यानी कथा का जो मुख्य संबंध है वो कौन सा चरित्र से है? साकेत कथा के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन कौन चरित्र का विकास किया है? तो राम सीता के चरित्र का विकास हुआ है क्या? राम सीता के चरित्र का विकास तो हर किसी ने कर दिया है। लक्ष्मण और भरत का किया है क्या? राम लक्ष्मण या उर्मिला और लक्ष्मण। तो उर्मिला जी कौन थी? उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। और आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी चले गए अपने भाई के साथ वनवास में, तो उर्मिला जी का तो कहीं पर वर्णन ही नहीं आया है कि उनकी स्थिति क्या रही होगी। 14 वर्षों तक उन्होंने किस तरह से जीवन यापन किया, उसके बारे में कहीं वर्णन नहीं मिलता। तो आपके मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया है? जिन नारियों के बारे में इतिहास में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें उपेक्षित रखा गया, यानी उपेक्षिता नारियों का ही वर्णन उन्होंने किया है। यशोधरा का वर्णन किया उन्होंने। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी थी। और आपकी विष्णुप्रिया जो थी चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी ना।
हाँ, सारे चैतन्य महाप्रभु की थे, तो उनके बारे में उन्होंने वर्णन किया। यानी जब उनके पति उनको छोड़कर चले गए तो वह किस प्रकार से उनके वियोग में जीवन यापन कर रही हैं, उसको आधार बना करके इन्होंने कई ग्रंथों को लिखा। तो साकेत में इन्होंने लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र को उजागर किया मुख्य रूप से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। यहाँ पर टिक नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही रही हूँ और आप जानते भी हैं। आप बहुत ही मूर्धन्य विद्यार्थी हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। चलिए, पुष्प की अभिलाषा बताइए बाप। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक कौन है? पुष्प की अभिलाषा को क्या गिरजा कुमार माथुर ने लिख दिया, फिर प्रेमचंद ने लिख दिया, माखनलाल चतुर्वेदी ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? पुष्प की अभिलाषा आप जानते हैं प्रेमचंद जी ने काव्य नहीं लिखा है, उन्होंने गद्य लिखा है, यानी कि नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब लिखा है उन्होंने। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं उन्होंने ही लिखा था पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जिसकी प्रथम पंक्तियां हैं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं राजाओं के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ देना वरमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावें वीर अनेक। इसी प्रकार की पंक्तियां हैं। हो सकता है कुछ क्रम इसका आगे पीछे रहा हो, लेकिन मेरा मूल भाव आपको बताने का यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता के माध्यम से यह वर्णन किया गया कि पुष्प इस प्रकार की इच्छा रखता है कि मुझे और भी कहीं न डाला जाए, न भगवान के सिरों पर चढ़ाया जाए, न किसी के सौ पर डाला जाए, न प्रेमी प्रेमिकाओं की मालाओं में गूंथा जाए, बल्कि मुझे उस रास्ते पर तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दिया जाए जहाँ पर हमारे देश के सैनिक अपने खुद को कुर्बान करने के लिए जिस रास्ते से जा रहे हों, उस रास्ते पर फेंक दिया जाए। पता है, इस प्रकार की पंक्तियाँ उन्होंने जेल में लिखी थी, और छत्तीसगढ़ के शायद बिलासपुर के जेल में या किसी मतलब पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं के जेल में उन्होंने इतनी सुंदर पंक्ति की रचना की थी। वे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह कविता आपको कितना प्रभावित करती है, आप जरूर बताइए यदि आपने उसे पढ़ा है तो। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संशय की एक रात। संशय की एक रात किसकी रचना है? आपको बताना है संशय की एक रात किसकी रचना है। नरेश मेहता की है क्या, वीरेंद्र मिश्र की है, दुष्यंत कुमार की, फिर अरुण कुमार की? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा नरेश मेहता की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नरेश मेहता ने लिखा है संशय की एक रात। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देखते चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर क्या इसको लिख दिया है एडविन ग्रीव्स ने, FEK ने, या फिर जॉर्ज ग्रेसन ने, गारसा तासी ने? गारसा तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, द इस्तवार ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी करके, फ्रेंच भाषा में था। जॉर्ज ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। तो यानी कि ये इन दोनों ने इतिहास ग्रंथ को लिखा है, लेकिन ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है उसको एडविन ग्रीव्स महोदय ने लिख दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का सही क्रम आपको बताना है। उनकी रचनाएं तो ये चारों ही हैं, लेकिन सही क्रम प्रकाशन की दृष्टि से बताइए। वीड़ा ग्रंथ गुंजन पल्लव, गुंजन पल्लव ग्रंथ वीड़ा, या पल्लव वीड़ा ग्रंथ गुंजन? तो पहले इन्होंने ग्रंथ ही लिखा, फिर वीड़ा लिखा, फिर पल्लव लिखा, फिर गुंजन लिखा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ग्रंथि, वीड़ा, पल्लव और गुंजन, इसका क्रम भी आप याद कर लीजिए। चलिए एक यहाँ पर बहुत शानदार पंक्ति दी गई है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही ये, दई नई हरित। इसका आप अर्थ समझिए। अलंकार को समझने के लिए पहले आपको पंक्तियों का अर्थ समझना पड़ेगा। दृग ऊर्झत है, दृग ऊर्झना का मतलब नेत्र लड़ते हैं, नयन लड़ते हैं। टूटत कुटुंब यानी जब किसी प्रेमी प्रेमिका में प्रेम होता है तो उनसे परिवार के साथ अलगाव हो जाता है, यानी लड़े तो नेत्र लेकिन अलगाव किसका होगा? परिवार का। जुरत चतुर चित्तप्रीत यानी दो हृदयों के मिलने से परत गांठ दुर्जन ही है, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है, यानी कार्य कहीं और हो रहा है और उसका प्रभाव कहीं और पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए? क्या यमक होगा, अतिशयोक्ति होगी, रूपक, या फिर असंगति? तो असंगति होगा, क्योंकि इसमें कोई संगति नहीं है। कार्य कहीं और हो रहा है और प्रभाव उसका कहीं और पड़ जा रहा है। भाई आँखें अगर लड़ें और आँख ही फूट जाए तब तो वही कारण और वही प्रभाव हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आँखों यानी प्रेमी और प्रेमिका कर रहे हैं, जबकि दरार उनके परिवारों के बीच में आ जा रहा है।
तो यहाँ इस पंक्ति का अर्थ समझने से आपको अलंकार भी समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए। दोहे का उल्टा छंद कौन सा है? क्या छप्पे है, छप्पे है, या बरवे है, सोठा है, फिर कुंडलियाँ है? तो दोहे का उल्टा आप बचपन से याद करते आए, दोहे का उल्टा सोठा, सोठे को उल्टा दोहा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है? जी हाँ मित्रों, किंकर बताइए आप, दास, पक्षी, नौका या फिर मछली का? तो जो किंकर है आपका हो जाएगा दास का पर्यायवाची। किंकर किसका पर्यायवाची है? दास का। पथ प्रदर्शन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? पथ प्रदर्शन करने वाले के लिए मधुरभाषी कहेंगे। मधुरभाषी तो जो मीठा बोलता है उसके लिए कहेंगे। सर्वव्यापी जो हर जगह व्याप्त हो। पतित जो धर्म से भ्रष्ट हो। पथ प्रदर्शक जो पथ को दिखाने वाला हो, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। चींटी के पर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? चींटी के पर लगना मित्रों मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि आपके सिलेबस में साहित्य भी है और व्याकरण भी है। ना तो साहित्य का कोई भाग छूटा है और ना ही व्याकरण का कोई भाग छूटा है, काव्य शास्त्र भी है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, इसलिए आप व्याकरण को प्रश्नों को देखकर हैरान ना होइए। सिलेबस को अच्छे तरीके से देखिए, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चींटी के पर लगना मुहावरे क्या अर्थ है? क्या मौत ताकना हो जाएगा? विनाश के लक्षण प्रकट होना होगा? गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना, फिर मालदार आदमी होना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर विनाश के लक्षण प्रकट होना, यानी चींटी जो है वो सामान्य तौर से जमीन पर घिसट के चलती है, उसके पंख तो होते नहीं कि उड़ जाते, लेकिन बरसात के महीने आपने देखा होगा कि चींटा ही होता है लेकिन उसके पंख लग जाते हैं और वो जो है उड़ने लगते हैं। जब बारिश होती है तो उड़ने लगते हैं और तब तक वो उड़ते रहते जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। हमारे यहाँ उसको पाखी बोला जाता है। गांव में सब लोग कहते हैं पाखी उठ रही हैं, मतलब कि उनको पंख लग गया है, अब उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। यानी चींटी के पर लगने का अर्थ क्या होता है? विनाश के लक्षण प्रकट होना। अब चींटे को पर लगा तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये उसके विनाश के लक्षण हैं। बिहारी बोली का आविर्भाव किस अभ्रंश से हुआ है? तो अभ्रंश 7 होते हैं और उन्हीं 7 अभ्रंश से ही कई बोलियां निकली हुई हैं। बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है? 18 मानी गई है, प्रमाणिक 18 है ना। तो आप जो है उन सभी भाषाओं को याद कर लीजिए, बोलियों को याद कर लीजिए कि आपको पढ़ना कितना है। अलग अलग अभ्रंश से अलग अलग बोलियों का विकास हुआ है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब देना है। आप बताइए क्या होगा सही जवाब? तो बिहारी का जो आविर्भाव हुआ है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन देखिए यहाँ पर अंग और आह दिया गया, ये द्विगुण तो है नहीं, ये तो आपका अयोग वाह है। क्या है मित्रों? अयोग वाह। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था ये अयोग वाह है। बाकी बचता या और वाह, ये तो अर्धस्वर कहे जाते हैं ना, अर्धस्वर कहिए इनको आप। ओढ़ा और ढा ही जो हैं वो आपके द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। री और ली, री आपके स्वर में आ जाता है। री संस्कृत में अधिकतर उपयोग किया जाता था, हिंदी में इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसे आप लिखिए और बताइए आतिशबाजी कौन सी भाषा का शब्द है? जी हाँ मित्रों, आपको बताना है कौन सी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, जापानी का या फिर पश्तो का? तो मित्रों ये पश्तो उस्तो भाषा का नहीं है भाई, ये है आपके फारसी भाषा का। आतिशबाजी फारसी भाषा का शब्द है। जो मुख्य रूप से परीक्षा में आने वाले शब्द हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। बहुत सारे शब्द हैं सबको नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य दिए गए हैं तो आप उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न तो उससे बनता ही है। और नकारात्मक अंकन है तो आपको बहुत ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या आपको बताना है? विभत्स रस, जी हाँ मित्रों, क्रोध है, भय है, जुगुप्सा या फिर निर्वेद है। इन चारों में से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको मज़ेदार है ये। सबसे पहले आप देखेंगे रस कितने होते हैं। रस कुल मिला के अभी तो पहुंच गए हैं 11, लेकिन पहले तो 9 ही माना गया था और भरत मुनि ने 8 ही मानी थी। तो हम सबको पढ़ लेते हैं। रति जो है वो किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। फिर आप देखेंगे हास्य रस का स्थायी भाव हास है। फिर आप देखेंगे करुण रस का स्थायी भाव जो है वो आपको शोक हो जाता है। करुण रस यानी कि शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। आप याद करते चलिए कि रसों की संख्या कितनी हो जा रही है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो गया? क्रोध। ये हमने यहाँ पर ले दिया, आप देखते चलिए इसको। उसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं
वीर रस पर। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, और की भी बात क्या, गर्व में करता नहीं मामा, तथा तात से भी समर में डरता नहीं। यह वीर रस की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो भयानक रस का अस्थायी भाव हो जाएगा भय। जहाँ पर भय उत्पन्न हो वहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। और जुगुप्सा हो जाता है बीभत्स रस का। यानी आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हो जाएगा। विस्मय यानी आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। वात्सल्य, अपत्य स्नेह यानी पुत्र या पुत्री विषयक जो वात्सलता होती है उसे वात्सल रस कहा जाता है। और भक्ति जो होती है देव विषयक रस होती है ना, भक्ति रस यानी देव विषयक रस। तो आप मुख्य रूप से 9 रस होते हैं, आप उनको याद कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम ऑप्शन नंबर सी को सही करते हुए। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मित्रों, एक अलग से टॉपिक दिया गया आपके जनरल पेपर में भी और मेन पेपर में भी कि आपसे अशुद्ध संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आप शुद्ध वाचन और लेखन के साथ साथ इसका अभ्यास भी करते रहिए। सौंदर्य है अशुद्ध क्या? सस्ता श्यामला अशुद्ध है, साप्ताहिक अशुद्ध या फिर पूजनीय अशुद्ध है। तो भैया पूजनीय नहीं होता है, कितनी बार तो मैं आपको उसको प्रैक्टिस सेट में ही पढ़ा चुकी हूँ। पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय होता है। पूजनीय पिताजी ना, पूजनीय माताजी, जो पूजा के योग्य हैं ऐसे पूजनीय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप इसको अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए। अब आप हमें ये बता दीजिए कि श्रृंगार काल को रीतिकाल यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? मैंने उल्टा कह दिया, कोई बात नहीं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा आपको बताना है। तो भैया क्या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कह दिया था, मिश्र बंधु ने कहा था, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था? तो आपको जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु में कौन कौन आता है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इन्होंने इसे कह दिया था अलंकृत काल। ध्यान से देखते जाइए आप, अलंकृत काल क्या कहा था? अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कह दिया था। फिर आपके रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उन्होंने रीतिकाल कहा था। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल कह दिया था। अगले आपके बच जाते हैं विश्वनाथ जी। तो विश्वनाथ ने क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। रीतिकाल क्या कहा उन्होंने? श्रृंगार काल कहा। यानी आपके इस प्रश्न का जवाब भी सही हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ ने कहा श्रृंगार काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या कहा? यह प्रश्न भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा, तो आप जान लीजिए क्यों आप अपनी जिज्ञासा को दबाए रखे। रमाशंकर शुक्ल ने कहा कला काल। क्या कह दिया? कला काल। रसाल कला काल, मैच भी कर रहा है ना, अंत में आल काल। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, ये भी ट्रिक हो सकती है याद करने की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा आचार्य विश्वनाथ ने। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा दिया से पूछा जाए तो रीतिकाल को रीतिकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अच्छा से याद हुआ। रीतिकाल के प्रवर्तक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप बताइए पंचम वेद किसे कहा जाता है? क्या अष्टाध्यायी को कहा जाता है, या रामायण को कहा जाता है, नाट्यशास्त्र को, या फिर कामायनी को? तो भाई देखिए आप, अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। पाणिनि को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? संस्कृत के कवि हैं ये, और इन्होंने शिव भगवान शिव जी की आराधना की। शंकर जी प्रसन्न होकर इनको वरदान दिए क्या? उन्होंने नृत्य किया, तांडव नृत्य किया। और तांडव नृत्य में उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उस डमरू के बजने पर जो ध्वनि निकली, उन्हीं ध्वनियों को उन्होंने लिपिबद्ध किया और उसी पर पूरा संस्कृत का व्याकरण लिखा, जिसे 14 माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। आपने याद किया रहा होगा बचपन में, आई उड़ रिरुक एओंग एओ चाहे वरट लड़ यमंगणम झपय जब गट 10 खपय छटतो का पैचा ससर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, हर बच्चे को याद करना पड़ता है। हम लोगों ने भी बड़े मेहनत से याद किया, लेकिन हाँ तब का याद किया हुआ आज तक नहीं भूला। 9th में याद किया था इसको हमने। हमारे प्रिंसिपल मैम जो हुआ करते थे, उन्होंने क्लास में हम लोग को एक दिन दिया इसको याद करने के लिए। एक दिन उन्होंने कहा घर से याद करके लाइएगा, तब तो हम बड़े मुश्किल से 4-5 याद कर पाए। फिर क्लास में जो है उन्होंने क्या किया, सुनना स्टार्ट कर दिया और सारे बच्चों को खड़ा करवा के वो सुनते ही जा रही थी। मैं तीसरी बेंच पर बैठी हुई थी और उसके बाद भी मुझे इतना डर लगा कि भाई उनके हाथ से पिटने का मतलब है बहुत भयानक दर्द, बहुत पिटाई कर देती थी वो। हाँ, अब हम लोग बैठे हैं, मैं एकदम शांति से अपनी किताब पे निगाह गड़ाए हुए थी और बार बार उसको याद कर रही थी। मुझको 5-6 तो घर से ही याद था, लेकिन 14 नहीं आते।
तो जब तक वो पूरे 3 रो लगा करती थी, 3 रो में 3-3 पंक्तियाँ थी, मैं तीसरे पर तीसरे स्थान बैठी थी। तो भाई अब 9th क्लास में थी, आगे के सारे लोग खड़े होते जा रहे हैं, किसी को याद नहीं था पूरे 14 माहेश्वर सूत्र। लेकिन ऐसा चमत्कार कहें क्या कहें कि जब वो मेरे पास तक पहुँची और मुझसे उन्होंने कहा कि सुनाओ, मैं धड़ाधड़ सुनाते चली गई, एक पे शायद अटक गई मैं, तभी उन्होंने कहा शाबाश, क्योंकि मैंने थोड़ा संशोधन करके उसे बता दिया। तो मैं बैठ गई, मार खाने से बच गई। तो आप लोग को तो मार नहीं पड़ने वाली, लेकिन आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, इसलिए आप इस सूत्र को याद कर लीजिए। तो पाणिनि महोदय ने लिखा था अष्टाध्यायी। फिर आपकी देखिए रामायण लिखा हुआ। अक्सर बच्चे रामायण और रामचरितमानस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रामायण लिखा गया है संस्कृत भाषा में, इसे लिखा है किसने? वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर था। रत्नाकर जी बचपन में क्या, जवानी में अपने डाकू हुआ करते थे। डाकू यानी कि वो जंगल में बैठा करते थे, आने जाने वाले साधुओं को लूट पाट किया करते थे। जो भी रास्ते से आता था, साधु यानी सज्जन व्यक्ति जो भी आता था, उसे सबको मारपीट लूटपाट करके उसका धन ले लेते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक बार कुछ ऋषियों को उन्होंने पकड़ा और कहा जो भी कुछ भी आपके पास हो दे दो। ऋषियों ने कहा हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास केवल ज्ञान है। तो रत्नाकर ने कहा हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप ज्ञान मत दो, हमें धन दो। एक ऋषि ने कहा जो तुम यह कृत्य कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा ईश्वर के यहाँ, क्या तुम इस दंड को भुगतोगे? उन्होंने कहा मैं अपने परिवार के लिए सब कर रहा हूँ। तो ऋषि ने कहा तुम अपने परिवार से जाकर पूछ कर आओ, कोई इस पाप का भागीदार बनेगा क्या, उस दंड को प्राप्त करेगा? तो रत्नाकर जी ने कहा अच्छा बड़े होशियार हो, मैं चला जाऊँ तुम भाग जाओ तो मैं ही तुमको बांध के जाऊँगा। वो क्या कि ऋषि को पेड़े बांध दिया। पेड़े बांध करके अपने घर गए और अपने घर वालों से पूछे मैं ये जो कृत्य करता हूँ, लूटपाट करता हूँ, लोगों को मारता पीटता हूँ, उसके बदले धन ले आता हूँ और तुम लोगों का भरण पोषण करता हूँ, उसके बदले मुझे ईश्वर के यहाँ दंड मिलेगा। मैं पाप कर रहा हूँ, तो क्या तुम लोग मेरे इस पाप के भागीदार बनोगे? तो वहाँ पर उनके परिवार वालों ने कहा तुम्हारा धर्म है अपने परिवार का भरण पोषण करना, हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बने, क्योंकि तुम किस तरह से परिवार का भरण पोषण करते हो तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो भाई रत्नाकर मुंह लटका के एकदम लौट आए वहाँ से और इसी के समक्ष आकर बोले हमें माफ़ कर दीजिए महात्मन, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने तो बहुत पाप कर लिया है। तो इसी ने कहा कोई बात नहीं, जो प्रभु है बहुत दयालु है, आप उनकी भक्ति कीजिए, आपके सारे पाप क्षमा कर देंगे। तो रत्नाकर ने कहा मैं क्या करूं? इस पर ऋषि ने उनसे कहा आप राम राम जपिए, राम नाम उच्चारण कीजिए। तो इतने बड़े ये पापी थे कि इनके मुंह से राम भी नहीं निकल रहा था, ये मरा बोल रहे थे। लेकिन आप लगातार मरा 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 बोलेंगे तो राम हो जाएगा वो। तो इस तरह से मरा मरा करते करते इनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ। और फिर कहा जाता है कि उन्होंने इतनी तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे कि इनके शरीर पर दीमक लग गया था, यानी पूरे शरीर में इनके दीमकों ने घर बना लिया था। तो बाद में उनको ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान, चूँकि वाल्मीकि दीमक का घर जो होता है उसे वाल्मीकि कहा जाता है, उसी के आधार पर इनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। और यही वाल्मीकि महोदय ने रामायण की रचना की, जो कि पूर्णतः संस्कृत भाषा में है। और बड़े ही ताज्जुब की बात है कि राम के जन्म से पहले ही इन्होंने इनके पूरे जन्म के वृत्तांत को लिख डाला था। ऐसे त्रिकालदर्शी हुए वाल्मीकि महोदय। तो ये वाल्मीकि, इस प्रश्न का जवाब नहीं होगा, नाट्यशास्त्र होगा। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। नाट्यशास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने, जो कि दूसरी शताब्दी के थे, प्रथम आचार्य कहे जाते हैं। अब आप बताइए कामायनी किसने लिखा? कामायनी को लिखा जयशंकर प्रसाद जी ने। यह नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में इसका जो है कामायनी के कुछ अंश शामिल हैं। कामायनी में कितने सर्ग है ये सब पूछा जाता है। कामायनी में 15 सर्ग है, सर्गों के क्रम भी पूछा जाता है, सर्गों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्य उदर कहलाता है। क्या कहलाएगा? अन्य उदर कहलाएगा, दूरस्थ कहलाएगा, औरस कहलाएगा, फिर सहोदर कहलाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अन्योदर। अन्य उदर से उत्पन्न हुआ जो है वो, उदर मतलब पेट होता है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य कौन है? आप बताइए। यहाँ पर रामानुजाचार्य हैं, रामानंद हैं, शंकराचार्य, फिर मध्वाचार्य हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद मत के प्रस्तोता आचार्य हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया आपके फ्रेंच भाषा में। लिखा किसने था? गारसा द तासी महोदय ने लिखा था। और कब लिखा था इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमने आपको भी पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ाया है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। मेवाती किस वर्ग की बोली है? बिहारी वर्ग की है, पश्चिमी वर्ग की है, पश्चिमी है, राजस्थानी है, फिर पहाड़ी है। तो बिहारी की है, कि राजस्थानी, पश्चिमी है, फिर पहाड़ी। तो मेवाती आप जानते हैं, मेवाड़ से इसको मैच कर लीजिए, आपका हो जाएगा राजस्थानी।
निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऊंचा, अवधा, कंघी या फिर उपाध्याय। तो जो उपाध्याय है वह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रकांता किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अब चंद्रकांता जो है वो तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास है। इसको लिखा था आपके देवकीनंदन खत्री महोदय ने, और पहले टीवी पर आया हुआ करता था जब सिर्फ नेशनल चैनल हुआ करता था। बड़े इंतजार के साथ लोग उसका देखा करते थे। और यह हिंदी साहित्य की ऐसी रचना है जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी भाषा सीखी थी। तो यह प्रश्न भी आपसे बन सकता है परीक्षा में कि ऐसी कौन सी रचना है, ये कौन सी कहानी जिसे पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा सीखी? तो वह चंद्रकांता है। और इसे लिखा किसने था? देवकीनंदन खत्री महोदय ने। तिलस्मी और अय्यारी है ये, ठीक है। इसमें क्रूर सिंह थे, यक्कू थे, नौगढ़ और विजयगढ़ कि राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे से प्यार किया करते थे, वही कहानी है इसमें, देखिएगा कभी। फिलहाल आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। आपके लिए क्लास बहुत ही उपयोगी है। हम अगला भाग जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक इसे शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।